नमस्कार दोस्तों, यह है आर बी एस सी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। शानदार बुक है। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। ठीक, फैक्ट का सभी मोस्ट है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट है उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी अब उनके लिए राजस्थान प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। 1711 में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा साम्राज्य के बारे में विचार विमर्श किया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने अब तक इनके लिए राजस्थान प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 के बाद राजस्थान में मराठा साम्राज्यों आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्चू शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। 1724 में राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्चू शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। बताइए किसने मराठों की सहायता प्राप्त करके दलेर सिंह को गद्दी से हटाया था? बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर बुद्ध सिंह। बूंदी की स्थापना इन्होंने की थी, बुद्ध सिंह ने। मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1724 की बात है। अप्रैल 1734 बुद्ध सिंह दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे। कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर, लेकिन शीघ्र वे राजाओं की ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक ही परस्पर लड़ने लगे। नादिर शाह के आक्रमण समय ही मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे।
शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। शाहू ने पेशवा बाजीराव को 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बना। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर जयसिंह है ना, विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। जयसिंह पराजय स्वीकार कर ली गई और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761-1791 में इन 30 साल के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। जयसिंह मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन देने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में होड़ा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। जुलाई 1734 में एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जुलाई और कब हुए हस्ताक्षर? 17 जुलाई, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में, किसमें? रामपुरा में आ चुका है क्वेश्चन। कहाँ होने का? वर्षा ऋतु के बाद कहाँ एकत्रित होने का निश्चय लिया था? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा, सम्मान और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियाँ और कार्य संबंध सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। सही है। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। पेशवा अक्टूबर 1735 में उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। महाराजा जगत सिंह का बताइए किसने महाराज जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया था? पेशवा 1735 में महाराजा जगत सिंह का। और उपाड़ तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1737 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्य सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्य सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मुगल सम्राट की ओर से कौन थे? निजाम। बिना युद्ध किए ही तुराहाय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर 1742 में मराठों को मालवा की सूबेदारी जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। दुर्य सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार दुर्य सराय की संधि
दोराय सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किस किस के बीच हुई थी दोराय सराय की संधि? मुगल सम्राट और मुगल सम्राट की ओर से निजाम, जब मुगल और मराठे। मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 प्रस्तावना आई 1857 की। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और चेतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, 50 लाख रुपये ने दोरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें से मराठों की मालवा की सूबेदारी 50 लाख रुपये प्राप्त हुई। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, चेतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1787 7 तुंगा है ना, 1787 तुंगा, मराठे वर्सेज राजपूत हरा दिया भाई साहब। और 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान घुसने प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। अंबाजी इंगले ने 1791 में मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। चुंडावतों का अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर का भंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ से ले ले। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये क्वेश्चन आ चुका है, तुंगा का युद्ध हुआ था। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों का अपनी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर का भंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। अमीर का भंडारी ने नाथद्वारा पर 1802 की बात है, भंडारी ने नाथद्वारा राजसमंद में पर अधिकार कर लिया। अमीर का भंडारी ने भीम सिंह रियासती घराने के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। और 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने वाड़े सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर किराए पे अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया।
राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। बताइए कहाँ के महाराजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के पास अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट। ये बात है 1776 की। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने, है ना, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, जयपुर जोधपुर, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लैक ने नवंबर 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। यानी कि नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। लासवाड़ी। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी में संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों में खराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। भरतपुर सबसे पहले, अलवर, भरतपुर के बाद में अलवर, भरतपुर, अलवर, फिर जयपुर और जोधपुर। भरतपुर सबसे पहले, इसके बाद में अलवर, जयपुर और जोधपुर। भरतपुर, फिर अलवर, फिर जयपुर, फिर जोधपुर है। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। सेटन के स्थान पर उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सेक्शन में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सेक्शन में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और भंडारियों की शक्ति का दमन किया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और भंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेडकॉफ का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि की गई। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। राजस्थान क्रांति के समय रियासती शासक। क्रांति के समय कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह,
यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है भाई, है ना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने अभी तक कि भाई रियासतों से संबंधित जो शासक है उनका नाम पूछ लिया जाए, नहीं। है ना। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, उनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। 19वीं सदी के आरंभ में 19 रियासतें थी, 20 रियासतें थी। क्या कर रही है ये किताब यार, इसमें काफ़ी अशुद्धि सी लग रही है मेरे को। 1818 की संधि कही तो तय थी, पहले उसमें 1803 आ रही थी एक, चल ठीक है 1803 मान ली। अब ये बोल रहा है 20 रियासतें, 19 सदी काल में 20 रियासतें थी, इनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। अपन को क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो रट लगा देंगे, इसमें है उसी के अनुसार कर लेते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सरकारी बुक है। 19वीं सदी काल में 20 रियासतें थी, तो ये शायद देश की है। इनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक। कंफ्यूज तो करता है, तो बात तो ये है कंफ्यूज की। इन राज्यों के साथ की गई संधियों कुछ सहमत शर्तें थी जो कुछ विशिष्ट थी, जो इस राज्य से संबंधित थी। संधि की सहमत शर्तें इस प्रकार थी, ये देश से संबंधित है ना। 20 रियासतें थी, 20 रियासतें थी। संधि की सहमत शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक राय देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। किराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले किराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुत प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से किराया देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों पर उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख से सामर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों ने अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। सभी राज्यों में, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 में एक ही संधि की थी। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपये वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे।
जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करते थे। राहदारी व्यापारियों से और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। सामंत उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बड़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को डूंगरपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाण को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। भाई राजमाता भटियाण को, यानी कि देख अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक था न जसवंत सिंह को हटा दिया और उसको हटा के प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र, प्रतापगढ़ का शासक था उसके पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक दोबारा देख ले, ना 1 मिनट, दोबारा देख ले। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। कहाँ का? डूंगरपुर के शासक, डूंगरपुर का। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कप्तान ब्लैक की हत्या कहाँ की गई थी? कप्तान ब्लैक की हत्या जयपुर है भाई। ठीक, कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। हाड़ा कौन था? महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ के अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डूंगरपुर में कौन थे? जसवंत सिंह। फिर जयपुर की राजमाता भटियाणी को हटाने का कोशिश की थी तो जनता ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। फिर कोटा में किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावे का समर्थन किया अंग्रेजों ने, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ के अवयस्क राजपूतों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अलवर और भरतपुर ने
राज्य के प्रशासन को अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा में थे मेजर बटन। कोटा टैसे मेजर बटन। जोधपुर मैकमेसन मार दिया गया था, है ना, मारवाड़। जोधपुर मैकमेसन। भरतपुर मॉरिसन। जयपुर ईडन। उदयपुर सावर्स। सिरोही रियासत जेडी हॉल। जब कोटा रियासत का याद है, जोधपुर मैकमेसन का याद है, भरतपुर का याद नहीं है भाई। भरतपुर में कौन था पॉलिटिकल एजेंट? भरतपुर में मॉरिसन। भरतपुर रियासत में मॉरिसन। भरतपुर में मॉरिसन। भरतपुर में। और जयपुर में ईडन। जयपुर में ईडन। उदयपुर में सावर्स। और सिरोही रियासत में जेडी हॉल। कोटा रियासत में मेजर बटन। जोधपुर रियासत मैकमेसन। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, जब कोटा में मेजर बटन है ये तो याद है। जोधपुर में कौन थे? मैकमेसन, ये भी याद है। जोधपुर मैकमेसन ने मार दिया गया था इसको। और भरतपुर में मॉरिसन। भरतपुर 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 मॉरिसन। मॉरिसन मॉरिसन भरतपुर में। जयपुर में ईडन है। उदयपुर में सावर्स। और सिरोही रियासत में जेडी हॉल। राजनीतिक आदेश प्रस्तावित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में राज्यों के प्रशासन, अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक किराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण के नाम उल्लेखनीय है। बांकीदास, राघोदास, बांकीदास, राघोदास, ठीक। बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी। 1857 में कौन से कवि सम्मिलित थे? बांकीदास, राघोदास, बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। 1857 क्रांति की बात है। बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, महाकवि सूर्य मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो यानी कि महाकवि सूर्य मिश्रण ज़्यादा पुराने नहीं है।
इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व विदेशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1870 में क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, नसीराबाद, नीमच, नसीराबाद, नीमच है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। एजीजी कठोरतापूर्वक दमन करें। बताइए निम्न में कौन सी छावनी नहीं थी 1870 में? देख, नसीराबाद है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा। देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, एरनपुरा पाली, खैरवाड़ा उदयपुर। नीमच हुआ शायद, नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इनके निम्न कारण रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। नसीराबाद क्रांति आ रही है ना। नसीराबाद, फिर नीमच में, फिर एरनपुरा और आहुआ की क्रांति, फिर मेवाड़ में क्रांति गूंज, कोटा में क्रांति, फिर अन्य राज्यों में क्रांति गूंज, फिर सिलम्बुर कोटारिया का योगदान, 1870 में क्रांति की असफलता के कारण। अभ्यास प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी है नहीं है। नसीराबाद में क्रांति। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। सैनिक विद्रोह की सूचना से व मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। मेरठ विद्रोह की सूचना से, मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई।
15वीं, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? जब 15 और 30 दोनों थी वहाँ पे। 15 से आया था क्वेश्चन, नसीराबाद में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। अजमेर से नसीराबाद। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। ठीक, अजमेर से नसीराबाद। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। कहाँ से आए थे? बंगाल और दिल्ली के। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया। यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई, गुप्त रखा गया। और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। नसीराबाद में हुई थी शुरुआत। 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, स्पॉटिसवुड नसीराबाद, कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ठीक, बताइए स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या की गई थी किस छावनी में? नसीराबाद। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी, अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भागकर प्यावर में शरण ली। यह आ चुका है क्वेश्चन। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ भागकर शरण ली थी? प्यावर में। प्यावर में नसीराबाद से भागकर चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं हुआ है। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। 18 जून, और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुई। यह क्वेश्चन आ चुका है। बताइए किस सेना ने पीछे से हमले करके दिल्ली व अंग्रेजी सेना को पराजित किया था दिल्ली में? नसीराबाद। 18 जून 1857। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने 3 जून नीमच, क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। दोबारा देखते हैं। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। यह क्वेश्चन आ चुका है। बताइए
कहाँ के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? शाहपुरा। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, पहले शाहपुरा फिर निम्बाहेड़ा, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारी की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच में क्रांति, शाहपुरा के शासक, फिर निम्बाहेड़ा, शाहपुरा फिर निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक व आगरा होते हुए। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ किए राज्य की फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। 8 जून यानी कि नीमच के क्रांतिकारी चले गए ना वहाँ से, तो एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरनपुरा और आहुआ की क्रांति, पाली, एरनपुरा, पाली। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। मारवाड़। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का भूगोल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ, पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ, पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। आहुआ का ठाकुर, वह अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ का निजाम अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ आ पहुंचे। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच पर किसने अधिकार किया था? दोबारा निर्देश पर कप्तान सावर्स ने, 8 जून 1857। एरनपुरा और आहुआ की क्रांति, वो बात तो सही है, लेकिन मैं ये देख रहा था, हाँ, शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान करी। ये क्वेश्चन आ चुका है। बट शाहपुरा के शासक ने कहाँ के क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी? यहाँ पर क्रांतिकारियों के किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? शाहपुरा, नीमच, शाहपुरा, एरनपुरा और आहुआ। वह अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। मतलब समझ में पा रही बात? वह अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। अंग्रेजों में जोधपुर
अंग्रेज़ों का दमन करने हेतु, अंग्रेज़ों का दमन नहीं है भाई, ये क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु है शायद, ये क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौजों को पराजित कर दिया। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। सल्टा दिए भाई, हटो। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। किलेदार अनार सिंह, ये क्वेश्चन आता है। किलेदार अनार सिंह संबंधित थे आहुआ तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर, नहीं, किलेदार ये जोधपुर का ही है। किलेदार अनार सिंह जोधपुर, किलेदार अनार सिंह तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सिंघवी कुशलराज और किलेदार अनार सिंह मारा गया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया, है ना, तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौजों की तोपें, बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतियों को हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर हुआ आया और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। 18 सितंबर को, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली पर कूच कर गए। 1857 आहुआ के किले की दूसरी दीवार पर लटकाया गया अंग्रेजों का सिर। इसी दीवार पर जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की, यानी कि पहले जोधपुर की सेना ही उसको हरा दिया। जोधपुर की सेना में कौन कौन थे? किलेदार अनार सिंह तो मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया। इसके बाद में आया एजीजी लॉरेंस 18 सितंबर। लॉरेंस भी हार गया। फिर भेज रहा है किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सेलम्बर चला गया। उसके जाते ही उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आहुआ के किलों को बारूद से उड़ा दिया। इतने ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। 20 जनवरी 1858 ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉबर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही कप्तान सावर्स अलग है, होम्स अलग है। होम्स ने
इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से बेहतर, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजेजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि एजेजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिनिधि को बैठा देगा। किसकी बात है? रावत केसरी सिंह ने सलूम्बर के। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। 15 अक्टूबर कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। क्रांतिकारियों ने महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों। नौ शर्तें थी। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों के अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। करौली ने हेल्प की थी भाई कोटा की। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से
5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच.सी. रावत नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर कौन एच.सी. रावट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच.सी. रावत नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को एच.सी. रावत नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 चंबल के किनारे पहुंचे। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। यानी कि नसीराबाद ने भी हेल्प करी है और करौली ने भी हेल्प करी है। एच.सी. रावत नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार कर उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया। अन्य क्रांति की गूंज। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज कितने खबर है हो गया। एक घंटा होगी। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही। अब तो इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने क्रांति का बुकुल बजा दिया। दोबारा से देख लेते हैं। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही। अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। क्रांति के समय अशांत। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बुकुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों के अनेक टुकड़े भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति से पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने
अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना को खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की एक सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की एक सेना ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की एक सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। धौलपुर में कहाँ से आए थे? कहाँ के क्रांतिकारी आए थे? ग्वालियर और इंदौर क्रांतिकारी से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। बेबस होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में उन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। ये आ सकता है भाई, रामचंद्र और हीरा लाल संबंधित है। रामचंद्र और हीरा लाल धौलपुर। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर लिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। पटियाला। जयपुर महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु इनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदी ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। भाई अब आ रही है जयपुर की बात। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। कौन? विलायत खां। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। दोनों कौन? विलायत खां और मियाँ उस्मान खां। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उसकी सहायता से नवाब किले को घेर लिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? टोंक में मीर आलम खां टोंक। और जयपुर में विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां।
सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। सादुल्ला खां को और सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया और शेष दोनों, सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया, शेष दोनों विलायत खां और मियाँ उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बताइए टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? मीर आलम खां के नेतृत्व में, मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। उसकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलम्बर और कोठारिया का योगदान। सलम्बर और कोठारिया का योगदान। अहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया। अहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। सलम्बर और कोठारिया का योगदान। अहुआ जोधपुर में अहुआ कहाँ है? जोधपुर में। किसने किया था विद्रोह? ठाकुर खुशहाल सिंह। अहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलम्बर के रावत केसरी सिंह, सलम्बर में कौन थे? रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया। मेवाड़ के सामंतों ने, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों परिवारों को भी आश्रय दिया। सलम्बर में कौन था? रावत केसरी सिंह। सलम्बर में रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। सलम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। सलम्बर के रावत केसरी सिंह, कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। कन्फ्यूज करेगा ये। सलम्बर रावत सलम्बर है ना केसरी सिंह, सलम्बर केसरी सिंह, कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता योग में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ काम को तहस नहस कर दिया गया तथा अहुआ के
ठाकुर खुशहाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह, ठीक है ना, ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवारों को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों की चिंतन न कर सलूमगढ़ कोठारिया के रावत ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। जब वो यही पूछेगा, बताइए ठाकुर खुशहाल सिंह नहीं वह रावत केसरी सिंह संबंधित है। रावत केसरी सिंह सलूम्बर रे केसरी सिंह रे सलूम्बर रावत केसरी सिंह और कोठारिया के ज्योति सिंह। साहस का परिचय दिया। अगस्त 1857 तक अगस्त 1858 ईस्वी तक भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। अगस्त 1858 ईस्वी तक नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महारानी ने उसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। 1857 क्रांति की असफलता के कारण के सभी नरेशों के अधिकारों में विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महारानी ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। दो बार देख लें। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। अगस्त 1858 ईस्वी तक नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। नवंबर 1858 ईस्वी में अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। अगस्त और नवंबर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, उन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 क्रांति की असफलता के कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। 18 रियासतों में नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों को कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और
हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करने हेतु जून 1857 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जून 1857 ईस्वी तक उत्तर भारत के राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 क्रांति की असफलता के परिणाम। सन 1857 क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश रक्षण में चली गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौर अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। राजस्थान की जनता पर गुलामी का दौर अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणामस्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा के प्रति लोगों में क्रांति की भावना पुनः फलित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह करवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान किस रियासत के साथ संधि की? सिरोही। 1857 क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ किस दिन को हुआ? 28 मई। राजस्थान में उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहाँ 1857 के सैनिक विद्रोह हुए। नरसराबाद, नीमच, एरनपुरा। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।